हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्टर प्लस क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इसमें यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पहली क्लास में आप सभी को दे चुका है रीजनिंग की, ये दूसरी हमारी क्लास है हिंदी की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो अवश्य पूछी जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी जाती है हिंदी, लगभग हम लोग शुरुआत से ही हिंदी पढ़ते चले आ रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग पढ़े थे, फिर आगे ऐसे 10 तक पढ़ते चले आए। तो जो हिंदी पूछी जाती है एनसीईआरटी बेस की हिंदी पूछी जाती है, बहुत ज्यादा डीप हिंदी नहीं पूछी जाती है। नॉर्मल तत्सम तद्भव वर्णमाला से लेकर के तमाम चीजें पूछी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में कवर करा दिया था। तो पहला चैप्टर हमारा हिंदी में शुरुआत होता है वर्णमाला का। तो 37 या 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से लगभग 20 से 22 प्रश्न सभी लोग कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ फाइट है, तकरीबन हमें लाना है 34 से 35, 33, इतना हमें जरूर स्कोर करना है। 33 तक तो हमें करना ही करना है। 4 कहीं से गलती हो जाए, लेकिन 33 तो करना ही करना है, क्योंकि हिंदी ही ऐसा विषय है जहां से हम स्कोर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसका जो पहला चैप्टर है वर्णमाला, वर्णमाला से हम आज शुरुआत करेंगे। हमारा पहला चैप्टर रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला देखने से ही हमें समझ में आ रहा है कि वर्णों की जो माला होती है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे कक्षा 1-2 की किताबों में हम देखते हैं, तो जो ए बी क ख ग घ की किताबें आती है बच्चों की, उसमें लिखा रहता है वर्णमाला। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसे कहते क्या है। भाषा कहते हैं। एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है वो भाषा के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से व्यक्ति बात करता है। तो भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के कुल 3 भेद हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है भाषा के 3 भेद हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये उठता है, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से उच्चारित ध्वनि को इंगित करने के लिए या बताने के लिए जो आकृति बनाई जाती है उसे वर्ण कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनि को, जो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, इसे इंगित करने के लिए हम जैसे बोर्ड पे या कॉपी पे लिखते हैं क ख ग घ, तो वह वर्ण होता है। या जो आकृति बनाते हैं हम, चाहे क हम उसको कहें, ये आकृति ही तो बन रही है ना किसी न किसी प्रकार से। वर्ण जो है उसके बाद शब्द, शब्द कई वर्णों से मिलकर के शब्द तैयार होता है। कई वर्णों से मिलकर के एक शब्द तैयार होता है, कई शब्दों से मिलकर के एक पूरा वाक्य तैयार होता है, जिसे हम इस समय बात कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है, वर्णों की जो है संख्या को, वर्णों या संख्या कह लें, या वर्णों की माला को जो होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन इसका व्यवस्थित यदि हम परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि वर्णों की माला अगर हम कह दें तो यहाँ हम क कह दें, यहाँ चा कह दें, यहाँ ता कह दें, क चा ता को मिला के हम पढ़ें, कचा तो हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न तो कोई व्यवस्थित रूप है। इसलिए इसकी सर्वमान्य परिभाषा यही है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसे सर्वप्रथम पाणिनि ने जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? पाणिनि महाशय। पाणिनि ने जो है इसको, ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप इसमें से पढ़ते हुए चलिए। नोट्स से आपको मिल जाएगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। इसके प्रवर्तक कौन है? पाणिनि महोदय है। पाणिनि ने सर्वप्रथम वर्णमाला को इसका व्यवस्थित रूप दिया। ठीक है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं या कुल कितनी आकृतियां हैं? तो यदि हमसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने वर्ण या कुल कितनी आकृतियां हैं, तो वह है 52। कितनी आकृतियां हैं? 52 आकृतियां। 52 आकृतियों में इसे 5 खंडों में बांटा गया है। इन पांचों को, इन 52 आकृतियों को 5 खंडों में बांटा गया है। जैसा हम पढ़ते आए हैं शुरू से, स्वर, ठीक, फिर हम पढ़ते हैं व्यंजन, इतना तो हम जानते हैं शुरू से, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एक संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, ठीक, एक आ जाता है क्या हमारा? संयुक्ताक्षर। एक हमारा आ जाता है अयोगवाह, और एक आ जाता है उच्छित। ठीक। ये जो स्वर और व्यंजन है, इसे सम्मिलित रूप से मूल वर्ण कहते हैं।
ये हमारे मूल वर्ण हैं। क्या है? मूल वर्ण है। और संयुक्ताक्षर, अयोगवाह और उच्छिष्ट, ये तीनों जो हैं हमारे निर्मित वर्ण हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार बाद में जिनका निर्माण किया गया है, निर्मित वर्ण। ठीक, हम समझ गए। कुल 5 प्रकार के हमारे वर्ण हैं। पूछा गया है सवाल ये हमारी परीक्षाओं में। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन जिसे हम मूल वर्ण कहते हैं। मूल वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन को ही मूल वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ इ ई और उसका ख ग घ, ये जो हमारे हैं स्वर व्यंजन मूल वर्ण है। ये संयुक्ताक्षर। उसके बाद जो है निर्मित वर्ण 3 हैं, संयुक्ताक्षर, अयोगवाह, उत्क्षेप्त। इन्हें हम निर्मित कहते हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार बाद में इनका निर्माण किया गया है। ठीक, अब हम एक एक पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न इन 5 से ही पूछे जाएंगे। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं स्वर की तरफ। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे फेफड़े से वायु जो निकलती है बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाए। जो कोई भी वर्ण हम बोल रहे हैं, यदि कोई भी वर्ण हो, इसे बोलते समय फेफड़ों से जो निकलती है वायु, वह कहीं रुके नहीं, उसका मार्ग कहीं अवरुद्ध न हो, तो उसे हम स्वर कहते हैं। एक परिभाषा हम शुरू से ही जानते हैं। एक परिभाषा तो हम शुरू से पढ़ते चले आए हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमारे स्वर यदि हमसे पूछा जाए कुल कितने हैं, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, यह सवाल 2 प्रकार से पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है हिंदी में कुल कितने स्वर हैं। तो देखिए हम देखते हैं आ ई उ री, ए आए, ओ आओ। ठीक, ये हमारे स्वर हैं। कितने हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने स्वर हो गए हिंदी में? ये हिंदी में हमारे कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि हिंदी के कितने स्वर हैं, लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि कुल हिंदी के कुल कितने स्वर हैं, हिंदी में 11 हैं, लेकिन हिंदी के जो ये री है हमारा, ये संस्कृत से लिया गया है। तो हिंदी के हमारे कुल कितने हैं? एक कम कर दीजिए, 10 स्वर हैं। कितने हैं हमारे हिंदी के स्वर? 10। तो हम समझ गए स्वर के विषय में। जो जिन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़े से निकलने वाली वायु कहीं रुके नहीं, कहीं अवरुद्ध न हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हम व्यंजन वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या है 11 और हिंदी के स्वर कुल कितने हैं? 10। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्णों की तरफ। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर तो हम जान लिए कि बिना किसी व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो बिना स्वर की सहायता से बोले न जा सके, ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख में कहीं न कहीं जरूर रुकती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन हम जान गए। अब हम आते हैं निर्मित वर्णों पर। ऐसे वर्ण जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण कर लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्मित वर्ण। इनकी संख्या कुल कितनी है? 8। जिन्हें मनुष्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण किया, उन्हें हम निर्मित वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या है 8। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संयुक्ताक्षर, दूसरा है उत्क्षिप्त, तीसरा है अयोगवाह। अभी हमने जाना था। तो संयुक्ताक्षर नाम से ही पता चल रहा है, जो 2 अक्षरों से मिलकर के बना हो, या जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बना हो। इसको यदि हम सही कहें, 2 व्यंजन वर्णों से, 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? छ, त्रंग, हम लोगों ने पढ़ा था स्वर में जो है शाखा सह तक, उसके आगे छोड़ दिया था, तो इसीलिए छोड़ा गया था कि छ, त्रंग, ये जो है व्यंजन तो है, लेकिन कौन से व्यंजन है? संयुक्ताक्षर हैं। कौन से? संयुक्ताक्षर, छ, त्रंग, और श्र। तो छ जो है पूछा जाता है कि किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो छ जो है क और श, खटकोण वाला स से मिलकर के बना है।
अब त्र जो है त और र से मिलकर के बना है, ज्ञ जो है ज और या से मिलकर के बना है। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान आजकल इसे क्या कहते हैं, ग प्लस ज से मिलकर के बना है। लेकिन ज्यादा यही सही है कि ज और य से मिलकर के ज्ञ बना है। स्र जो है स और र से मिलकर के बना है। तो हमने जान लिया संयुक्ताक्षर दो अक्षरों से या दो व्यंजनों से मिलकर के बने वर्ण को कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। अब हम आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन या उच्छिप्त वर्ण, इसे हम और नामों से जानते हैं। ये इसका नाम पूछा जा चुका है कि उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, या ड कौन सा व्यंजन है, या ड कौन सा वर्ण है, द्विगुण जात दे दिया, या संयुक्त अक्षर दे दिया, या तमाम नाम दे दिया। इसके सभी नाम जानना जरूरी है। इसे हम उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, या द्विगुण जात व्यंजन भी कहते हैं, या ताड़न जात कहते हैं, या द्विस्पृष्ट व्यंजन या द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है, 2। कौन कौन से, ड और ढ। ठीक, उच्छिप्त वर्ण या द्विगुण जात व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन, इन्हें ही हम सबका एक ही नाम है, इसे ही उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, ड और ढ। अब हम आते हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनकी संख्या कुल कितनी है, 2 है। अनुस्वार और अनुनासिक। जैसे हमने कहा गांव, तो उस पर एक बिंदी हमने दिया, जो उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। एक बिंदी जहां लगती है अनुस्वार, जहां पीछे 2 बिंदी लगती है, जैसे दुख हमने कहा, तो दुख के बगल में 2 बिंदी ऐसे हम लगाते हैं। दुख अगर हमें लिखना हो तो ऐसे हम लिखते हैं, दुख है, तो ये इस बिंदी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। अब इसमें हमें घुमा फिरा करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर हमें मालूम है अयोगवाह 2 है, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार 1 बिंदी, और अनुनासिक 2 बिंदी। ठीक, अब इसमें से कहीं भी पूछे हमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरू में हम जानते थे कि 52 वर्ण, वर्णों की संख्या कितनी है, 52। और इसे कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया। हम इसे 5 भागों में बांट लेते हैं। अब ये हमारा शॉर्टकट रहेगा, ये हमारे जो है चार्ट दिमाग में रहेगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं। पहला था हमारा स्वर, दूसरा था हमारा व्यंजन, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका ये शॉर्ट है। फिर संयुक्ताक्षर, फिर था हमारा उच्छिप्त या द्विगुण जात या ताड़न जात या द्विस्पृष्ट, और अंतिम था अयोगवाह। अब इसकी संख्या 52 कैसे होगी, अब यही हम जान लेते हैं। स्वरों की संख्या हमने जानी कितनी, 11। ठीक, व्यंजनों की संख्या हमने जानी कितनी, 13। ठीक, संयुक्ताक्षर हमारे कितने, 4। उच्छिप्त हमारे कितने, 2। अयोगवाह हमारे कितने, 2। अब हम सबको जोड़ दें, 2 2 4, 4 4 8। ठीक, 8 और 35, 41, 41 और 11, 52 हो गए हमारे। 52 हमारे कुल कितने वर्ण हो गए, हिंदी में कुल कितने हमारे वर्ण हो गए, 52। ठीक, हिंदी के कुल कितने वर्ण, 52। लेकिन अगर यदि हमसे पूछ ले हिंदी में कुल पूछ ले तो हम बता देंगे 52, लेकिन हिंदी के पूछे तो हम 1 निकाल देंगे, क्योंकि स्वर हिंदी के स्वर जितने हैं 10 ही हैं। ठीक, हिंदी में तो 11 है, चूंकि री को ले लिया गया है, लेकिन यहाँ री को हम निकाल देंगे। अगर सिर्फ हिंदी के बारे में बात करें तो कुल 52 वर्ण हो गए। ये कैलेंडर, ये चार्ट हमारे दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा, बड़ी आराम से इसको हम बैठा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण जो है कितने प्रकार के हैं। देखिए, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर यानी जिन स्वरों के निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता न ली गई है। जैसे अ सिर्फ हम कहते हैं तो हमारे मुंह से अ ही आता है, उसके साथ कुछ और नहीं आता। जैसे आ हम कहें तो आ कहते समय में 2 अ जब जोड़ेंगे तब वह आ होता है, लेकिन जब अ सिर्फ कहते हैं तो कोई स्वर उसमें नहीं जुड़ता है। ऐसे ही देखिए, अ हो गया, फिर ई हो गया, उ हो गया। इन तीनों के अलावा ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो किसी अन्य की सहायता के बिना चल सके, ये अकेले चलते हैं, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। अब यहाँ आइए दूसरे में संधि स्वर।
संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। इसमें इसको दो भाग में बांटा गया है, दीर्घ संधि, संयुक्त स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर जो है एक ही मूल स्वर के उसी स्वर से मिलकर के बना वर्ण होता है। जैसे अ में अ जोड़ दिए तो आ हो गया, ई में छोटी ई जोड़ दिया तो बड़ी ई बन गया, और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ दिया तो ऊ बन गया। ठीक, ये हमारा हो गया। अ में अ जोड़ा आ, ई में ई जोड़ा ई, ऊ में ऊ जोड़ा ऊ। यहाँ हम देख रहे, देखिए अ ई ऊ छोटा वाला, यहाँ बड़ा वाला आ ई ऊ, यानी कि मूल स्वर और दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि स्वर में क्या अंतर है कि ये छोटा वाला होता है, ये बड़ा वाला। अब हम आते हैं संयुक्त स्वर, यानी कि जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना हो, समान स्वरों से नहीं, दो भिन्न स्वर से मिलकर के बना वर्ण संयुक्त स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है? देखिए, जो अब शेष बचे हैं ए ओ ऐ औ। देखिए ए बना है अ प्लस ई से मिलकर के, तो हो गया ए। ओ बना है अ प्लस उ से, हो गया ओ। ऐ बना है अ प्लस ए से, तो हो गया ऐ। औ बना है अ प्लस ओ से, औ। औ जब हम कहते हैं अ भी आता है, ओ भी आता है, तब मिलकर के औ बनता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा विभेद, अब हम आते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का नहीं मतलब हम बोलते जैसे हैं, क ख ग घ बोल रहे हैं ना, उच्चारित कर रहे हैं, उसके आधार पर स्वरों को, स्वरों के कितने भागों में बांटा गया है, और व्यंजन को। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालक के आधार पर किया गया है। देखिए, पहले हम जो बोलते हैं तो हमारा क्या आता है? कंठ। उसके ऊपर बढ़ते हैं तो तालु। देखिए, इसको याद करेंगे तो बड़ा कठिन है, लेकिन इसको हिसाब से समझना होगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है? कंठ। फिर क्या आता है? तालु आता है, तालु, तालु। फिर उसके बाद मूर्धा, जब जीभ को हम मोड़ते हैं तो मूर्धा हो जाता है। फिर हमारा आगे बढ़ते हैं तो दंत आता है। फिर लास्ट हमारा क्या आता है? ओठ आता है। जैसे ये सीरियल है, उसी तरह से यहाँ से भी सीरियल इसको बना के रखिएगा, ठीक है? पहले कंठ, फिर आगे बढ़ेंगे तालु, फिर जीभ यानी मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक, तो जैसे आ ई, फिर री, उ ए ऐ ओ औ। देखिए, ये सीरियल में है, इस सीरियल को आप मत भूलिएगा। जैसे हम सीरियल में आ ई पढ़ते हैं तो दो दो में बांट दिया गया है। कुल 11 है हमारे, तो 2 पंजे 10, 1 11। देखिए, कंठ से हमारे अगर हम ई पढ़ें तो कायदे से उच्चारित करें तो देखिए कंठ से कौन सा निकलता है? आ। देखिए, पूरा हमारा कंठ से निकल रहा है। ई अगर हम कहेंगे तो हमारी जिह्वा नीचे दब जा रही है, तालू में सट रही है, लेकिन आ कहेंगे तो सीधी जो है कंठ से आवाज बाहर निकल जाती है। तो हमारा ये दोनों शुरुआत के जो वर्ण हैं कंठ वाले हैं। अगर हमसे परीक्षा में पूछ लिया अ का उच्चारण स्थान बताइए, दे दिया ऑप्शन में कंठ, ताल, मूर्धा, ओष्ठ, तो क्या हम बताएंगे? अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं तालु, ई आ के बाद क्या आता है? ई। तो जैसे कि कंठ के बाद तालु आता है, उस ट्रिक के माध्यम से भी समझते हैं। ई का स्थान क्या है? कंठ के बाद तालु। उसी तरीके से तालु में ई अगर हम बोलेंगे भी तो हमारी जिह्वा जो है नीचे चपक रही है, ई जिह्वा चपक जा रही है, कहाँ? तालु में। ठीक, और फिर री जो है मूर्धा में ही है, ये तो आप जान ही लीजिए। फिर ओष्ठ की तरफ बढ़ते हैं, उ। देखिए, जब उ बोल रहे हैं तो हमारा ओठ जो है गोलाकार हो जा रहा है, उ यानी उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ऐ जब बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ दोनों, देखिए ओठ सिकुड़ता है हल्का सा, कंठ से आवाज आती है। ऐ जब हम कहेंगे तो हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों होगा। फिर कंठ तालव्य, ओ जीभ नीचे हमारी दब रही है, कंठ से आवाज हमारी तेजी से आ रही है। तो ये सीरियल है, पहले पे कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ। तो शुरुआत के हमें मिल गए 2 2 4 2 6, यहाँ तक हमको मिल गया बिना हमें परेशान हुए। जैसे ये हमें सीरियल याद है तो शुरुआत का हम समझ लेंगे 6 3 6 1 7, 7 जो हमारे शुरू के हैं सीरियल से हमारे आ जाएंगे कंठ, ताल, मूर्धा और ओष्ठ में। फिर जो है कंठोष्ठ में ए ऐ और कंठ तालव्य में ओ औ। अच्छा, एक चीज और इसमें कभी कभी पूछा जाता है, चार्ट दे देगा, इसमें असवर्ण कौन है? असवर्ण या विजाति स्वर।
जो हमने देखा था संयुक्त अक्षर में अभी ए, ऐ, ओ, औ, उन्हें हम क्या कहते हैं? अश्रवण या विजातीय स्वर। कहने का मतलब है कि ये जो है दो स्वरों से मिलकर के बन रहे हैं, विभिन्न स्वरों से, समान स्वर से नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम अश्रवण या विजातीय स्वर कहते हैं। और श्रवण या विजातीय स्वर कहने का मतलब ये अपने समान स्वरों से ही इनका निर्माण हो रहा है। अ, आ, इ, उ, ऊ, री। ठीक, ये हमारा स्वर हो गया। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन में जैसे हम जाते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, आगे फिर या, र, ल, व, स, ख, स, ह। ठीक, जैसे सीरियल, हमें इस सीरियल को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। पहले कंठ आता है, फिर तालु आती है, फिर मूर्धा आती है, फिर दांत आता है, फिर ओठ आता है। ठीक, उसी तरफ से शुरुआत के 5-5 अक्षरों का ये जो है वर्गीकरण किया गया है। शुरू के जो 5 अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ङ, क्या है? कंठ। आप चाहे तो बोल करके भी देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा हाल में तो बोल करके देख नहीं पाएंगे, लेकिन अपने मन में देख लीजिएगा, या फिर यही क्रम याद करिएगा। शुरुआत ये 25 अक्षरों का, 25 वर्णों का जो है ये है पूरा सीरियल क्रम। तो यहाँ पर 5 है, 5 बचे 25। इस हिसाब से पहले में 5 है क, ख, ग, घ, ङ, कंठ में आएगा, ये तो एकदम फिक्स है। फिर तालु में आगे हम बढ़ेंगे तो च, छ, ज, झ, ञ। फिर हम आगे बढ़ते हैं तालु के आगे, हमारा मूर्धा आ जाता है, जीभ मुड़ जाएगी। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, अ, जब बोलिएगा तो जीभ मुड़ जाएगी, अड़। फिर दंत में त, थ, द, ध, न, दांत यहाँ सट रहा है, दांत सट रहा है। और यहाँ ओष्ठ प, फ, ब, भ, म, सब सट रहा है, ओठ सट रहा है दोनों। ठीक, ये तो हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व। तो देखिए यहाँ इस सीरियल में देखिए यह है, यहाँ र है, यहाँ ल है। तो देखिए यह ऊपर से आइए हम दूसरे क्रम में, तालु में यह है, मूर्धा में र है, और दंत में क्या है? ल है। ठीक, यह र ल। फिर हम आ जाते हैं व पे। वह हमारा क्या है? दंत ओष्ठ है, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। वह बोलिए व हमारा जीभ आकर के दांत से सट रही है, जीभा आकर के दांत से सट रही है, और ओष्ठ भी गोलाकार हो रहा है, व। तो व को हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। और यह को क्या कहते हैं? तालु। आप बोल के भी दे सकते हैं, यह तालु चिपक जा रही है। र जब कहेंगे तो मूर्धा हो जा रहा है, और ल यहाँ है, ल जब हम कहेंगे तो दंत से हो जाएगा, यह र ल व। फिर अब स में आगे बड़ा वाला स तालु, फिर खटकोड़ वाला स जो है मूर्धा, और जो है छोटा वाला स दंत। चाहे तो आप बोल करके भी देख सकते हैं। कुछ और तथ्य इसमें जान लेते हैं। ये जो शुरुआत के जो है क, ख, ग, घ, ङ, पहली वाले कंठ से बोले जाने वाले जो भी वर्ण है, व्यंजन वर्ण, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोमल तालव्य वर्ण। क्या कहते हैं? कोमल तालव्य वर्ण। और जो ह है, ह को हम कंठ से बोलते हैं, और जो विसर्ग है, विसर्ग भी क्या है? कंठ से ही उच्चारित होता है। इसे दोनों को, ह को और विसर्ग को, हम स्वर यंत्र मुखी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी वर्ण। और ह जी, सिर्फ ह को जो है काकल्य वर्ण कहते हैं। ह को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। और यहाँ ट, ठ, ड, ढ, अड़ को पूर्व तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि ट, ठ, ड, ढ को पूर्व तालव्य वर्ण भी कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम इसका उच्चारण लें तो कहने का मतलब तालु से पहले आना चाहिए, लेकिन आ रहा है तालु के बाद में। यानी कि तालु के बाद में जो भी वर्ण है पांचों, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये पूर्व तालव्य वर्ण है। अब यहाँ आ जाते हैं न, ल, श। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ष वर्ण या मसूड़ा वाले वर्ण। ठीक, वर्ष वर्ण या मसूड़ा वाले वर्ण, न, ल, श। यहां से मान के चलिए एक प्रश्न पूछना ही पूछना है एग्जाम में। ठीक, जैसे हमको थ दे दिया, पूछ लेगा कि थ का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ठो विकल्प दे देगा, दंत देगा, ओष्ठ देगा, तालु, कंठ। तो एक बताइए आप। तो जैसा कि अगर हमें सीरियल याद है कि दंत कहाँ है, पहले पे कंठ है, फिर ओष्ठ दंत है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर पहले पे कंठ है। जैसा कि हमें मालूम है कि पहले पे कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे सारी चीजों को। ठीक, इसको आप बहुत याद करने का प्रयास मत करिएगा, बस चीजें समझिएगा कि असवर्ण या विजातीय स्वर, जैसे मैंने बताया जो संयुक्ताक्षर है, दो विभिन्न स्वरों से मिलकर के बने हैं, उन्हें असवर्ण कहते हैं। बाकी जो बचते हैं सवर्ण कहलाते हैं। और इसमें भी
ठीक, कंठ से अ आ, तालु से इ ई, मूर्धा से री, ओष्ठ से उ उ, कंठोष्ठ से ए ऐ, कंठ तालव्य से ओ औ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से टॉपिक की तरफ, जहां से एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, 2 नंबर कंफर्म करके जाता है। कहने का मतलब है, अभी तक हमने वर्णों के उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें पढ़ा, फिर उच्चारण के स्थान पर उन्हें आधार पर उन्हें पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर और वायु प्रक्षेप या संवेग के आधार पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्ण दो प्रकार के भागों में, 2 भागों में बांटा गया है इन्हें, अल्प प्राण और महाप्राण। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। अल्प प्राण कहने से हमें क्या महसूस हो रहा है? जिसमें जान कम बची हो। ठीक है, परिभाषा बता रही है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है। मैंने बताया ना, जिसमें कम जान बची है, मरने ही वाला है, उसमें कम वायु निकलेगी। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है, परिभाषा भी कभी कभी पूछी जाती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष। तो हम क्या कहते हैं? अल्प मतलब कम सांस बची है उसकी, तो जहां से कम सांस निकले वही अल्प प्राण। अच्छा, अल्प प्राण दे दिया हमें, द क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो कैसे हम पहचानेंगे? उसके लिए एक ट्रिक है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग, ये पांचों वर्ग है हमारे। ठीक है, यहां तक क से प तक ये पूरे हमारे वर्ग हैं। एक वर्ग है हमारा ये। ठीक, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग, देखिए हर वर्ग में 5 वर्ण हैं और इधर भी 1 2 3 4 5 हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ विषम है, 1 3 5, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, एक एक के अंतराल पर है। तो हम अल्प प्राण का ट्रिक हमारा क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, उसके बाद क्या बचता है? य र ल, य र ल व, उसके आगे य र ल व तथा सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं अल्प प्राण हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं महाप्राण की तरफ। तो देखिए, महाप्राण यानी जिसके अंदर ज्यादा सांस बची हो, ज्यादा जान बची हो। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक निकलती है, अगर हम वायु के आधार पर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, उसके बाद स, ख, स, ह। जैसा कि हमने देख लिया था, 1 3 5 हो गया था, तो बचा क्या था? 2 और 4, तो यही दूसरा और चौथा यार अलावा हो गया था। अब बचा था हमारा स, ख, स, ह। तो हम इस तरीके से समझ गए। इसको अपने दिमाग में हम बैठा लेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा और य र ल व और जितने स्वर है सभी क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। और दूसरा, चौथा और उसके बाद जो है स, ख, स है। एक इसमें हम कोई एक याद कर ले, जैसे यही वाला, चाहे अल्प प्राण याद कर ले, चाहे महाप्राण याद कर ले, तो दूसरा ऑटोमेटिक हम पकड़ लेंगे। ठीक है, अल्प प्राण जैसे हम पकड़ लिया कि प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण पकड़ लिया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और स, ख, स है। जितने उसके बाद शेष बचते हैं सभी महाप्राण हो गए। ठीक, हम एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं वायु प्रक्षेप या संवेग के आधार पर वर्ण कितने हैं। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और आघोष। सघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में प्रकंपन होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में प्रकंपन होता है, जैसे क हम कह रहे हैं तो यहाँ प्रकंपन उत्पन्न हो रहा है। जैसे ग हम कहें, ग, घ, अंग, ग, घ, अंग अगर हम कहें तो हमें प्रकंपन उत्पन्न होता है। ज, झ, ये कहें प्रकंपन होगा, च कहने पे नहीं प्रकंपन होता है। तो इसका ट्रिक ये है कि पहला दूसरा छोड़ दीजिए, सघोष में पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद य र ल व, यहाँ ह भी आ जाएगा। ठीक है, और सभी स्वर य र ल व ह, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा कहने का मतलब है ग, घ, अंग, हर वर्ग का, ज, झ, इं, ये ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म क्या है? सघोष है, घोष या सघोष है। अब हम बढ़ते हैं आघोष की तरफ। जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन नहीं होता है, पहला, दूसरा, पंचमाक्षर का पहला, दूसरा अक्षर
वर्ण, फिर उसके बाद स ख स ह वहां जा चुका है, फिर बचा जो विसर्ग। ठीक, विसर्ग क्या है? अघोष है। इसमें से भी कोई एक हम याद कर लेंगे। अल्प प्राण में याद करिएगा एक, महाप्राण उसके बाद सघोष अघोष में एक याद करिएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा पकड़ में आ जाएगा। तो जो छोटा वाला है उसे हम याद कर लेंगे, जैसे इसमें अघोष जो है पहला दूसरा है, अघोष में पहला दूसरा, फिर स ख स और विसर्ग। इसी को हम अगर दोगुना कर दें तो महाप्राण हमारा अघोष और महाप्राण हम बना लेते हैं। अघोष इक्वल टू महाप्राण, अघोष इज इक्वल टू अघोष इंटू 2 इक्वल टू महाप्राण। एक फार्मूला हमें ये याद कर लीजिए, अघोष इंटू 2 इक्वल टू महाप्राण। तो यानी अघोष हमारा कितना होता है? 1 2, और इसका दोगुना कर दिया हमने, तो महाप्राण में क्या होगा? 24, यानी कि दूसरा चौथा हो गया। ठीक है, समझने के लिए है। अघोष में पहला दूसरा, महाप्राण में दूसरा चौथा, और उसके बाद अघोष में क्या बचता है? स ख स है, और यहाँ स ख स है लेकिन ह नहीं है। अघोष में ह नहीं है, और इसमें विसर्ग शामिल है, इसमें विसर्ग नहीं शामिल है। ठीक, अब हमारा थोड़ा सा और पॉइंट बचता है, 4-5 पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सम्मिलित वर्ण, विपरीत वर्ण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जैसा कि देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे हैं इसका आप लोग जो है नोट्स बनाने का प्रयास मत करिए बहुत ज्यादा। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और चाहे तो मैं आपको नोट्स दूंगा। और वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेगा वो नोट्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है, चाहे इस पर आप फोन करिए, फोन करके बात कर सकते हैं, 940 9004057354। इस पर आप चाहे फोन करके बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेज सकते हैं। और वहां आप मिशन खाकी के नाम से एक चैनल बनाया जाएगा यूट्यूब पर, मिशन खाकी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें सभी लोग रहेंगे, उसी पर आप सभी को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक, और एक नंबर और है उमाकांत सर का, 80 90 58 64 70। इन दो नंबरों पे आपको नोट्स मिल जाएगा। हम तो जो पढ़ा रहे हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने वाला हम लोग तो है नहीं, नोट्स हम लोग दे देते हैं, वो पूरा भाई एक कंप्यूटर ऑपरेटर वाला सिस्टम जो अपना करता है, पूरा बनाता है, काटता छाटता है, बड़ी मेहनत करता है बेचारा। तो एक नोट्स का वो 100 रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे। वो तो बहुत मांग रहा है, लेकिन हम सिर्फ 100 रुपए लेंगे, क्योंकि उसको तो जो है ज्यादा देना है, लेकिन कई लोग मिल करके देंगे तो उसका पूरा पेड हो जाएगा। ठीक है, एक नोट्स का 100, जैसे हिंदी का 100, जीएस का 100, और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का 100, रीजनिंग का 100, यानी कि 400 रुपए में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको जो है नोट करने की यहाँ बहुत आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको निकाल करके डायरेक्ट पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो बचा है उसे खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं लास्ट, कुछ चीजें और जान लेते हैं जहां से पूछी जाती हैं, ये सभी पूछे जा चुके तथ्य हैं। स्पृष्ट वर्ण किसे कहते हैं? स्पृष्ट वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। यानी कि जो मैंने 5 चीजें बताई, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये जो 5 चीजों का प्रयोग जिन वर्णों के उच्चारण में हो उन्हें क्या कहते हैं? स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण क्या कहते हैं? जो ये हमारे पंचमाक्षर हैं, यानी क वर्ग के जितने अक्षर हैं, क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ठ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, यानी कि इस वर्गों के सभी वर्ण यानी कि कितने? 25। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। वर्ग से ही हम समझ रहे हैं इन्हें वर्गीय वर्ण। और इन्हें एक चीज और क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहते हैं इन्हें? पंचमाक्षर। चलिए, स्पृष्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं स्पर्श या संघर्षी वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट या संघर्षी वर्ण। हमारा च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च छ ज झ ञ, ठीक, च वर्ग कहने का मतलब है च वर्ग के वर्ण। किस वर्ग के? च वर्ग के क्या कहलाते हैं? स्पर्श या
संघर्षी वर्ण, ये पूछा जा चुका है। स्पर्श या संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? च देगा, क देगा, ग देगा, अंग देगा, तो हमारा क्या होगा? च, छ, ज, झ, ञ। इन्हीं पांचों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा। समझ में आ गया? अब नासिक के वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है, वही क्या है? नासिक वर्ण। जैसे हम क ख ग घ अंग पढ़ते थे, तो अंग हमारा है नासिक, लास्ट वाला, यानी पांचवा वर्ण। फिर च, छ, ज, झ, ञ, ञ है हमारा। फिर ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी प्रत्येक वर्ग का लास्ट का जो पांचवा अक्षर है, वही क्या है? नासिक के वर्ण, जो नाक से बोला जाता है, नाक के बल से। ठीक। अब विवृत वर्ण आ गया हमारा। विवृत वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्णों को विवृत वर्ण माना गया है, क्योंकि ये बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। जितने भी स्वर वर्ण हैं, उन्हें क्या माना गया है? विवृत वर्ण माना गया है। चलिए, इन्हें कई आधारों पर बांटा गया है। जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर इन स्वर वर्णों को बांटा गया है। तो जिह्वा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी जब बोलते समय हमारी जिह्वा के हिसाब से, जैसे कौन सा शब्द आगे आता है, कौन बीच में आता है, कौन सबसे पीछे आता है, उसी के आधार पे बांटा गया है। तो अग्र स्वर में हमारा आता है इ, ई, ए, ऐ। हम बोलिए, कभी बोलकर भी देख सकते हैं, इ, ई, ए, ऐ, यहाँ आगे से आ रहा है। फिर मध्य स्वर में क्या? अ जब हम बोलते हैं तो यहाँ बीच से आवाज हमारी आ रही है, बीच से आवाज आ रही है। और फिर पीछे से आ, देखिए आ कंठ से जैसे लग रहा है कि जीभ के एकदम अंतिम भाग से आ रहे, आ, उ, यहाँ अंदर से जैसे आवाज आ रही है। ठीक, जिह्वा के आधार पर हमारा ये हो गया। मुख के आधार पर वर्ण ये 4 हैं: समृत स्वर, अर्धसमृत, विवृत स्वर, अर्धविवृत। ठीक। समृत स्वर जो समान ध्वनि से बोले जाने वाले स्वर हैं। कौन से? इ, ई, उ। समान ध्वनि से बोले जा रहे हैं, ये क्या है? समृत स्वर। अर्धसमृत, ए, ओ। कौन कौन से अर्धसमृत है? ए, ओ। फिर आते हैं विवृत स्वर। जहां विवृत स्वर का काम जब हम कहेंगे, हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। जैसे हम आ कहते हैं, आ के समय पूरा मुंह खुल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत कौन से है? मुंह खुलता है लेकिन आधा। अ, ए, ऐ, औ। क्या उन कौन से हैं? अ, ऐ, औ। ये हमारे पूरे 10 अक्षरों को, 10 वर्णों को, 11 वर्णों को अलग, हाँ, ये पूरे हमारे 10 वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है: समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत। एक हो गया जिह्वा के आधार पर, एक हो गया मुंह के आधार पर, अब एक आ गया ओष्ठ के आधार पर। वृत्ताकार, यानी जिन स्वरों को बोलते समय ओष्ठ हमारा वृत्त के आकार का बन जाए। जैसे आ बोल रहे हैं, तो स्वर हमारा ओठ जो है गोलाकार नहीं हुआ, बल्कि मुंह पूरा खोल गया है। ई बोले तो नहीं हुआ, उ बोले तो हो गया, ए, ऐ बोले नहीं हुआ, ओ, औ बोले हो गया। तो जिस समय बोलते समय ओठ गोलाकार हो जाए, उसे हम विवृत कहेंगे। तो देखिए कौन कौन से रहे? उ, ओ, औ। ठीक। अवृत्त में कौन से है? आ, इ, ए, ऐ। यानी जो बच गए वही सब आएंगे। उ, ओ कौन से हैं? वृत्ताकार स्वर, बाकी अवृत्ताकार स्वर है। तो ये रहे हमारे वर्णमाला के टॉपिक। अब यहाँ से कुछ नहीं छूट रहा है वर्णमाला से। इसको जितना पढ़ाया गया है, आप लोग कायदे से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, समय मिले तो दूसरी बार देखिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस सेट अपना दोहराइएगा, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करिएगा। यहाँ से मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आने ही आने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।